प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस पर वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि। कोरोना से बचाव के लिए की सतर्क रहने की अपील। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। देश में एक ही दिन में कोरोना से स्वस्थ होने वालों का बना नया कीर्तिमान। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 60,000 के पार। और योग विद्या की शक्ति से धमतरी की विशालाक्षी करती हैं विलक्षण कारनामे। आंखों में पट्टी बांधकर चलाती हैं साइकिल और पढ़ती हैं किताबें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर सभी देशवासियों की ओर से कारगिल के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इन वीर जवानों के साथ उन बहादुर माताओं को भी नमन किया जिन्होंने इन सच्चे सपूतों को जन्म दिया। श्री मोदी ने कहा कि 21 वर्ष पहले आज ही के दिन कारगिल युद्ध में सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। आज कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं। इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान। लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। साथियों, उस समय मुझे भी करगिल जाने और हमारे जवानों की वीरता के दर्शन का सौभाग्य मिला। वो दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल क्षणों में से एक है। मैं देख रहा हूं कि आज देश भर में लोग कारगिल विजय को याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कारगिल युद्ध के समय लाल किले से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने दुविधा के समय काम आने वाले महात्मा गांधी के मंत्र की याद दिलाई थी। श्री मोदी ने कहा कि भारत में पिछले कुछ महीनों से एकजुट होकर जिस तरह कोरोना संकट का मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित किया है। प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए इस समय और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। श्री मोदी ने लोगों से मास्क लगाने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने संकट की इस घड़ी में जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्वी राज्यों तक विभिन्न क्षेत्रों में निस्वार्थ सेवा करने वाले नागरिकों की सराहना भी की, जिन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में अपने स्तर पर अच्छी पहल की है। श्री मोदी ने इस बात पर खुशी जताई कि कुछ लोग और संस्थाएं इस बार रक्षाबंधन को अलग तरीके से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इस त्योहार को स्थानीय उद्यम से जोड़ने की भी प्रशंसा की।
आज कारगिल विजय दिवस है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों को नमन किया। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि कारगिल विजय दिवस देश की सशस्त्र सेनाओं के निर्भीक संकल्प और असाधारण शौर्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इन शहीदों और उनके परिवारों के प्रति देश हमेशा कृतज्ञ रहेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए शहीद होने वाले युद्ध वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि इन शहीदों के साहस और शौर्य को हमेशा याद रखा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर कारगिल युद्ध के सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक के अलावा प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि देश के बहादुर जवानों ने अदम्य साहस दिखाते हुए कारगिल को मुक्त कराया था। उधर कश्मीर घाटी के द्रास इलाके में स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह ने एक विशेष कार्यक्रम में शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना में छत्तीसगढ़ के कुछ नौजवान भी शामिल थे, जिन्होंने भारतीय सेना की विजय में अहम भूमिका निभाई थी। इन्हीं में से एक हैं बिलासपुर के सुशील शर्मा, जो उस समय सिग्नल रेजिमेंट में नायक के पद पर कार्य कर रहे थे। दूरदर्शन समाचार के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि युद्ध के समय सिग्नल रेजिमेंट सैनिकों को तत्काल संचार सुविधा उपलब्ध कराने का काम करता है। उन्होंने भी कारगिल युद्ध के समय अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। तो हमारा काम था कि उनको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। जैसे मान लो कहीं पर यूनिट आई तो वहाँ पर रुके, तो हमारा काम है उनको टेलीफोन तुरंत टेलीफोन देना, डाटा केबल देना, ताकि वो कम्युनिकेशन करें और बातचीत करें, जो दिल्ली या जहाँ से भी उनको जो उनके सीनियर सुपीरियर जो ऑर्डर दें तो उसको सुन के आगे फॉलो करें और आगे जाए। तो हमारा काम था सिर्फ उनको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। सुशील शर्मा ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात जवान हमारी संचार व्यवस्था से ही अपने अधिकारियों के आदेश को सुनते थे और उसका पालन करते थे। लौटने पर इन जवानों ने सिग्नल रेजिमेंट की भूमिका की भरपूर सराहना की। जो यूनिट वापस आती थे तो हम लोग पूछते थे उनसे कि भाई कैसा आप लोग ने तो वहाँ फ्रंट में एकदम जाके ये किया, तो बोलते अरे सर हम लोग फ्रंट में तो किए हैं, लेकिन किसके बदौलत आप लोग का कम्युनिकेशन अगर जब तक नहीं पहुँचता तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। आप लोग जल्दी कम्युनिकेशन देते गए और हम लोग आगे फॉरवर्ड होते गए। लेकिन वहाँ से जब आए तो बंदे लोग उदास हो गए, बोले कि यार हमारे को एक चीज़ की दुखी रहा, दुख हुआ। हमने बोले क्या चीज़ का? अरे हम लोग तो बॉर्डर में गए, उनसे लड़ाई की, उनको ये कर दिया, लेकिन हमको सीधा उनके अंदर तक जाने का मौका नहीं मिला। ये अफसोस रहा उनके घुस के मारने का अफसोस रहा उनको। सुशील शर्मा ने कारगिल युद्ध को याद करते हुए बताया कि उस समय भारतीय सेना की जीत सभी जवानों का जोश और उत्साह देखते ही बनता था। देश में कोरोना फैलने के बाद पहली बार एक ही दिन में सबसे ज्यादा मरीजों के स्वस्थ होने का आज नया कीर्तिमान सामने आया है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 7,100 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 36,145 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस तरह कोरोना से स्वस्थ होने की दर लगभग 64% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक करीब 8,86,000 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं इस समय लगभग 4,68,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना के 48,661 नए मामले सामने आए। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ICMR ने बताया कि कल एक ही दिन में देश भर में 4,42,263 नमूनों की जांच की गई, जो कि एक कीर्तिमान है। छत्तीसगढ़ में कल रात तक कोरोना के 344 नए मामले सामने आए थे। इनमें रायपुर के 134, दुर्ग के 93 और बिलासपुर के 23 मरीज शामिल हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 4,683 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। आज बस्तर जिले में कोरोना के 11 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं।
उधर मुंगेली में पिछले दिनों कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस ने नगर में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए निर्धारित निर्देशों का पालन करने की अपील की। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीडी तिर्की ने बताया कि पुलिस द्वारा शहर के प्रमुख इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है, साथ ही मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई भी की गई है। क्षेत्र के जनताओं को लॉकडाउन का पालन कराने के लिए हमने फ्लैग मार्च निकाला था और जनता को आवश्यक समझाइश दी जा रही है कि लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें। जो मास्क नहीं, इतनी समझाइश देने के बावजूद भी जो व्यक्ति मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है और उनके खिलाफ में फाइन भी की जा रही है और फाइन नहीं पटाने वाले के खिलाफ में अपराध भी पंजीबद्ध किया जाए। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आईसीएमआर के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने प्रदेश में कोरोना के नियंत्रण के लिए प्लाज्मा थेरेपी सहित अन्य उपायों पर विस्तार से चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संक्रमण की जांच के लिए नोएडा, मुंबई और कोलकाता में स्थापित सुविधा केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। इन केंद्रों पर एक दिन में 10,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा सकेगी। प्रदेश में इस बार मानसून की शुरुआत में अच्छी वर्षा होने के बाद अब इसकी रफ्तार कुछ कम हो गई है। प्रदेश के कुछ जिलों में इस बार जुलाई के महीने में पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ कम वर्षा होने से किसानों को सिंचाई के लिए नहरों और अन्य स्रोतों पर निर्भर होना पड़ रहा है। राजनांदगांव जिले में मौजूदा स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने मोगरा बैराज से किसानों को पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस समय मोगरा बैराज से 220 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं सूखा नाला बैराज से 170 क्यूसेक और घुमरिया नाला बैराज से 50 क्यूसेक पानी नहरों में छोड़ा जा रहा है। राजनांदगांव जिले के किसानों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से वर्षा कम होने के कारण अब उन्हें नहरों से ही अपने खेतों की सिंचाई करनी होगी। खेत सूखा पड़ गए हैं, धान सूखा थे, वो धान में संभव नहीं है, किसान ले साल आशा नहीं कर पाते, ऊपर वाले पानी नहीं गिरे थे। अब क्या करे जाए, किसान सोचल पड़ गए, चिंता में पड़ गए। ब्यासी तो हो ही नहीं, ब्यासी तो कर ही नहीं सकन क्योंकि पानी चाहिए तो कहाँ से ब्यासी करेंगे। बहुत ज़्यादा सूखा है, मतलब कि दरगना भी फट रहा है, मतलब जमीन में। कलेक्टर टीके वर्मा ने बताया कि जिले के 3 बैराज से किसानों को पानी दिया जा रहा है। इससे सिंचाई की समस्या काफी हद तक दूर हो गई है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में जो हमारे वर्षा के आंकड़े हैं वो ज़्यादा है, लेकिन वर्तमान जो कृषि कार्य के लिए जो ज़रूरत है उसमें कम है। और जो हमारे ज़िले के बहुत सारे डैम हैं वो 40%, 50% से अधिक के उसमें जल क्षमता का भराव हो गया है। इसलिए सिंचाई विभागों को निर्देशित किया गया है कि अगर किसानों को भी तत्काल में कृषि कार्य के लिए पानी की ज़रूरत है तो उसको खोल दिया जाए ताकि लोग अपना कृषि कार्य कर सकें। राजनांदगांव जिले में नहरों के जरिए खेतों को पानी मिलने से यहां के किसान बियासी और रोपा का काम भी करने लगे हैं। वहीं जिले के बहुत से किसान तिलहन फसल की तैयारी भी कर रहे हैं। योग विद्या में इतनी शक्ति है कि इसकी मदद से कोई व्यक्ति असंभव से संभव लगने वाले कामों को भी आसानी से कर सकता है। कुछ ऐसा ही काम कर दिखाया है धमतरी जिले के कातलबोड़ गांव की बालिका विशालाक्षी और उसके सहपाठी मोज साहू ने। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाली विशालाक्षी आंख में पट्टी बांधकर किताब और अखबार पढ़ लेती हैं। यही नहीं, वो आंखों में पट्टी बांधकर साइकिल चलाती हैं और पर्स में रखे रुपये गिनकर बताती हैं। विशालाक्षी ने बताया कि उसने प्रज्ञा योग के अभ्यास से ये सब सीखा है। मैं 10 साल की थी तो तब से कर रही हूँ। मैं आँख में पट्टी बांध के कैसियो बजा लेती हूँ, साइकिल चला लेती हूँ, पेपर पढ़ सकती हूँ।
विशालाक्षी के पिता परशुराम निर्मलकर ने बताया कि उनकी बेटी ने योग अभ्यास से जो क्षमता हासिल की है उसका उपयोग पढ़ाई लिखाई सहित अनेक क्षेत्रों में हो सकता है। प्रज्ञा योग में बोलते हैं कि आंख बंद करने के बाद बहुत सारी चीज उनको खुले आंख से, जैसे हम कोई भी चीज को देख सकते हैं वैसे वो आंख बंद करके भी देख सकती है। तो मेरी यहाँ गुड़िया है विशालाक्षी, वो आंख बंद करके जब वो प्रोसेस करती है इंट्यूशन प्रोसेस, उसमें कुछ प्राणायाम है, कुछ ध्यान है और कुछ उसमें आसन भी है। उनको करने के बाद वो आंख बंद करके साइकिल चला लेती हैं। आप उनके सामने अगर पेपर वगैरह दे दोगे तो उनको पढ़ लेता है, कलर को भी पहचान लेता है और बहुत सारे ऐसे चीज है जो हम खुली आंख से करते हैं वो बंद आंखों से कर लेता है। विशालाक्षी प्रज्ञा योग का अभ्यास करने के लिए अभी भी कुरुद जाया करती है। बड़ी होकर वो इस क्षमता से और भी विलक्षण कार्यों को करना चाहती हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।